नमस्कार दोस्तों, अगर आप भारतीय बैंकों के साथ डील करते हो तो आपको ये चीज़ पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप और आपके परिवार वालों को ये चीज़ बताना और समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बैंक वाले आपके साथ जो कर रहे हैं वो इंडिया के कानून के हिसाब से गैर कानूनी तो नहीं है। आरबीआई का मास्टर सर्कुलर क्या कहता है? बैंक में जाओगे, बैंक वाले आपको बता देंगे ये तो हमारे बैंक का पॉलिसी है। क्या पॉलिसी भारत के कानून के खिलाफ हो सकता है? तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक लाइक कीजिए, जरूर इसको शेयर कीजिए। तो एक लाइक आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। यहीं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बात का बहुत जबरदस्त तरीके से चर्चा किया गया कि जब कोई इंसान लोन ले करके उसको चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो क्या उनका जो अकाउंट है उसको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है? अगर ब्लैक लिस्ट किया जा भी सकता है तो क्या फॉर्मेलिटी है, कौन सा प्रोसीजर है, कौन सा स्टेप्स वगैरह फॉलो करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जा करके ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है? आपको एक फ्रॉड, धोखाधड़ी घोषित किया जा सकता है। लोन डिफॉल्ट जहां पर हो रहा है वहां पर कोई क्रिमिनल केस आपके नाम पर किया जा सकता है। लोन एजेंट आपको जिस तरीके से परेशान करते हैं वो क्या कानून के हिसाब से सही है? जानेंगे इस वीडियो में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सर्कुलर में बता रहे हैं कि जो लोग लोन ले करके डिफॉल्ट कर दिए है उनके अकाउंट्स को फ्रॉड डिक्लेयर करने से पहले लोन डिफॉल्टर्स की जो बात है उसको सुननी पड़ेगी। अब ये मतलब मन परिवर्तन होने का कारण क्या है? कारण है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक जजमेंट, और ये जजमेंट से उठ करके आ रहा है 8 पॉइंट्स। अभी चलिए बात कर लेते हैं आरबीआई मास्टर सर्कुलर के बारे में। ये नया सर्कुलर में बताया गया है लोन डिफॉल्ट केसेस में सबसे पहले बैंक वालों को आपको भेजना पड़ेगा एक सो कॉज नोटिस, कारण दर्शाने का एक लेटर, और ये कारण दर्शाओ नोटिस का रिप्लाई यानी कि रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको दिया जाना चाहिए 21 डेज, 21 दिन से कम समय नहीं होना चाहिए। अभी जरा अटेंशन दीजिए। सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस पहुंचता है। जो केस पहुंचता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। केस टाइटल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राजेश अग्रवाल। तो ये केस में सुप्रीम कोर्ट ये 8 गाइडलाइंस जारी किए, लेकिन यहाँ पर कुछ डाउट अराइज हुआ। अब ये डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को पूछे कि कृपया आप इसका क्लैरिफिकेशन दे। तो मैं अभी आपको फाइनल ऑर्डर बता रही हूँ। हमारे आदरणीय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी के बेंच से ये जजमेंट आ रहा है। ये जजमेंट का पैराग्राफ नंबर 81 देखिए। नो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज रिक्वायर्ड बिफोर एन एफआईआर इज लॉज्ड एंड रजिस्टर्ड। एफआईआर दर्ज करने और पंजीकृत करने से पहले सुनवाई के किसी अफसर की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 2 पॉइंट पर यह बताया गया, मान लीजिए आपके नाम पर कोई लोन चल रहा है जिसके ईएमआई देने में आप विफल हो गए हो। अभी आपका जो अकाउंट है उसको फ्रॉड के कैटेगरी में डाल दिया गया है, ठीक है ना। अभी इस चीज का हम लोग रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि ये इंसान फ्रॉड है, धोखाधड़ी घोषित किया गया है। इसी के साथ ही साथ सजा की हकदार आप बन जाते हो और भी सिविल केसेस भी आपके नाम पर किया जा सकता है। नेक्स्ट, उधारकर्ताओं को संस्थागत वित्तीय तक पहुंचने से रोकने से उधारकर्ताओं के लिए गंभीर नागरिक परिणाम होंगे। इस तरह के रोक बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं को अविश्वसनीय और क्रेडिट के अयोग्य होने के कारण ब्लैकलिस्ट करने के समान है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, इस अदालत को हमेशा से यही लगा है कि काली सूची में डाले गए व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अभी लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, प्राकृतिक न्याय के हिसाब से हर एक इंसान का जो पक्ष है रखने का मौका तो दिया जाना चाहिए ही चाहिए, लेकिन उनका जो अकाउंट है उसको धोखाधड़ी घोषित करने से पहले सबसे पहले उधारकर्ता को एक नोटिस दिया जाना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है फॉरेंसिक ऑडिट में निष्कर्षों को समझाने का अवसर दिया जाना चाहिए, और उनके खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले बैंकों को और संयुक्त ऋणदाताओं के मंच पर प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जानी चाहिए। माफ कीजिएगा हिंदी के लिए, आई एम सॉरी फॉर दैट। इसके अलावा काली सूची में वर्गीकृत धोखाधड़ी के रूप में करने से पहले तर्क संगत रूप में लॉजिक देना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा कि कौन से चीज के चलते आपको फ्रॉड डिक्लेयर किया गया है।
और यहीं पर माननीय कोर्ट अपने आखिरी गाइडलाइन पर कह रहे हैं, क्योंकि आरबीआई मास्टर सर्कुलर में एक डिफॉल्टर के पक्ष रखने का ये जो मौका है ऑडी अल्ट्रिम पार्टिम सुनने का अधिकार को नहीं दिया गया है, तो इसके चलते कानूनी प्रोविजन को एक साथ में पढ़नी पड़ेगी ताकि उनको मनमानी के दोष से बचाया जा सके। नहीं तो क्या होगा, हर एक बैंक वाले मनमानी करने लगेंगे, बिना सुने ही फ्रॉड घोषित कर देंगे। तो ये चीज से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि सबसे पहले उनका जो पक्ष है उसको रखने की मौका दिया जाए, क्या कारण है उसको समझा जाए, फिर जाकर ही घोषित कीजिए। ये बात का पुष्टिकरण तो हो ही गया था, लेकिन अभी राजस्थान हाईकोर्ट का एक और जजमेंट है, रिसेंट जजमेंट है, जहां पर इस बात का भी क्लैरिफिकेशन किया गया है कि सिर्फ लोन चुकाने में फेल कर गया है, इसका मतलब कोई इंसान चीटिंग नहीं कर रहा है या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं कर रहा है। समय ठीक से चल रहा था तो लोन मिल गया, अभी समय खराब है तो पैसा चुकाने में विफल हो गया। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग विजय माल्या वाला चीज को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जबकि ये चीज सबसे पहले रिकवरी ऑफ मनी सूट, पैसा को रिकवर करने के लिए जो सूट होता है उसको फाइल करनी पड़ेगी। एफआईआर तो किसी को हैरेस करने के लिए किया जाता है। ईएमआई चुकाने में आप डिफॉल्ट कर गए हो, ये अपराध थोड़ी ना है, ये कोई अपराध नहीं है। माननीय कोर्ट का कहना यह है, यहाँ पर कोई भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होता है, जहाँ पर सिर्फ उधारकर्ता चुका नहीं पा रहा है पैसा को और कोई भी अदर फैक्ट्स मौजूद नहीं है। मतलब कैसा फैक्ट्स, जैसे कि इनका उद्देश्य ही था बैंक से पैसा लेकर के भाग जाना, बैंक के साथ धोखाधड़ी करना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, पहले से मौजूद नहीं है। तो उस केस में हम लोग ये नहीं कहेंगे ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या फिर चीटिंग है। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो जाता है कि पहले से ही आपके मन में एक उद्देश्य रहना चाहिए कि बैंक से पैसा लेकर के मुझे भागना है और इसको प्रूव भी करना पड़ेगा, फिर जाकर ही माना जाएगा आप चीटिंग करने के लिए ही, धोखाधड़ी करने के लिए ही पैसा उधार में लिए थे। हालांकि ये सब केस सबसे पहले एक सिविल नेचर का केसेस होता है, एफआईआर दर्ज करके क्रिमिनल केस आपके नाम पर किया जाता है क्योंकि आपको ज्यादा हैरेस करना है। ये सिर्फ और सिर्फ कानूनी मशीनरी को इस्तेमाल करके आपको मानसिक रूप में हैरेस किया जाता है ताकि ये पूरे लोन डिफॉल्ट का जो सिचुएशन है इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस का कलर दिया जा सके। डिफॉल्ट विलफुल था कि नहीं ये भी देखना जरूरी है। और ऊपर से एजेंट का कॉल दिन में 20 बार, 30 बार, 40 बार आता ही रहेगा। आपको वो लोग परेशान करेंगे, अलग अलग हथकंडे अपनाएंगे कि मैं पुलिस हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, इस तरीके से आपसे बात करेंगे जो कि सरासर गैर कानूनी है। आपके परिवार वालों को ये बात समझाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लोन डिफॉल्ट केसेस में पुलिस का कोई भी रोल नहीं है। लोन डिफॉल्ट के केसेस पर लीगल नोटिस जरूर आपके नाम पर आ सकता है। पैसा को रिकवर करने के लिए पुलिस कोई भी कॉल आपको नहीं कर सकता है। मान लीजिए आपके घर में भी कोई इंसान आ गया है, बोल रहा है कि मैं इस बैंक से आया हूँ। सबसे पहले आईडी कार्ड मांगिए, नंबर 2 मांगिए विजिट लेटर, नेक्स्ट मांगिए डेब्ट रिकवरी एजेंट DRA। और अगर वो इंसान फ्रॉड निकलता है तो ये एक भी चीज वो नहीं दे पाएगा। यहीं पर कोई भी इंसान आपको अरेस्ट करने के लिए भी नहीं आ सकता है। पुलिस यहाँ पर इन्वॉल्व इस तरीके से नहीं हो सकता है, ये जरा जान के रखिए। ये आपका अधिकार है, मालूम नहीं होता है तो आप परेशान होते रहते हो और ये लोग आपको डराएगा, धमकाएगा और यही इनका काम है। इस चीज के लिए इनको पैसा मिलता है। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है, अधिकारों के बारे में पता चला है। अगर मिला है कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में हो वहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।